10 जनवरी 2026 एक साधारण सी दिखने वाली ट्रेन जो सहारनपुर से हरिद्वार की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उस ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा एक लड़का ऐसा राज अपने साथ लिए जा रहा था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को हिला कर रख दिया था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो न सिर्फ एक सनसनीखेज अपहरण कांड को सामने लाएगा बल्कि एक निर्दयी हत्या की कहानी भी उजागर करेगी। उस लड़के के सामने बैठा एक अनजान व्यक्ति शायद ये भी नहीं जानता था कि उसकी एक छोटी सी मदद एक बड़े अपराध की गुत्थी सुलझा देगी। जो लड़का उसके पास बैठा था वे उससे विनती करता है और कहता है कि मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया, लेकिन बार बार की गुहार से उसका दिल पसीज गया और उसने अपना फोन उसे दे दिया। लड़के ने फोन लिया और एक नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से कॉल जुड़ गया। कॉल जुड़ता है मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र के कपसार गांव के एक झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र कुमार के पास। लड़के ने बस इतना कहा, मैं निकल गया हूं, हरिद्वार जा रहा हूं। उस लड़के को यह नहीं पता था कि जिस नंबर पर उसने कॉल किया है वे पहले से ही पुलिस की निगरानी में है और अब उसका नंबर भी खुद सर्वेलेंस पे आ चुका है। पुलिस अब यहाँ पे हर शब्द को सुन रही थी, हर आवाज रिकॉर्ड हो रही थी और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया। जैसे ही ट्रेन रुड़की स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी, मेरठ पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए रुड़की और सहारनपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया। स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया गया और जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस ने उस डब्बे को घेर लिया जिसमें वो लड़का बैठा हुआ था। कुछ ही पलों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहला सवाल पुलिस का यही था कि लड़की कहाँ पे है, क्योंकि पुलिस को पहले से ही शक था कि वो लड़का जो है वो उस लड़की का अपहरण करके भाग रहा है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो लड़की उसी के पास वहीं पे साथ में बैठी हुई थी और उसे भी वहां से तुरंत बरामद कर लिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी घटना का पर्दाफाश था जिसने पूरे देश में हलचल मचाकर रखी थी। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह इस केस की चर्चा होने लगी थी। मामला सिर्फ अपहरण का नहीं था, बल्कि इसमें जातीय तनाव भी जुड़ चुका था। लड़का ठाकुर समाज से था और लड़की दलित समाज से। इसी वजह से मामला जो था और भी ज्यादा संवेदनशील बन गया था। इस कहानी की जड़ 8 जनवरी 2026 की सुबह से जुड़ी हुई है, जब कपसार गांव की रहने वाली 45 वर्षीय सुनीता देवी अपनी 20 साल की बेटी रूबी के साथ खेतों की ओर जा रही थी। उनका रोज का काम था खेतों में मेहनत करना और उस दिन भी वे उसी रूटीन के तहत जा रही थी। सुबह करीब 8 बजे जब वे रजवाहे के किनारे रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाली कार उनके पास आकर रुकती है। कार से 2 युवक उतरते हैं, पारस सोम और सुनील राजपूत। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने रूबी को पकड़ लिया और जबरदस्ती कार में बैठाने लगते हैं। यह देखकर सुनीता देवी ने पूरी ताकत से विरोध किया, चिल्लाई, मदद के लिए पुकारा, लेकिन उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने एक धारदार हथियार से सुनीता देवी पर हमला कर दिया। एक ही वार इतना खतरनाक था कि वे वहीं पे गिर पड़ती है और खून से लथपथ हो जाती है। इसके बाद वे रूबी को जबरदस्ती कार में डालकर फरार हो जाते हैं। कुछ ही दूरी पर उनका बेटा नरसी कुमार भी आ रहा था। जैसे ही उसने अपनी मां को उस हालत में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जोर जोर से चिल्लाने लगा, आसपास के लोगों को बुलाने लगा। गांव के लोग दौड़े और तुरंत सुनीता देवी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी हालत बेहद गंभीर थी। आखिरी सांसों के बीच उन्होंने अपने बेटे को बताया कि रूबी का अपहरण कर लिया गया है और उन पर हमला किया गया था। कुछ ही घंटों बाद शाम करीब 4:30 बजे सुनीता देवी ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के साथ ही गुस्से की आग जो थी वे भड़क उठी। परिवार और गांव के लोग उग्र हो गए। अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया और यह हंगामा इतना बढ़ गया कि यहाँ पे एम्बुलेंस तक को तोड़ दिया गया। मामला तेजी से फैलने लगा। दलित परिवार की बेटी के अपहरण और मां की हत्या की खबर ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था। परिवार ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, या तो हमारी बेटी को वापस लाओ और अपराधियों को पकड़ो, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन समय यहाँ पे बीतता गया, 24 घंटे, 36 घंटे, फिर 72 घंटे, लेकिन ना लड़की मिली और ना ही आरोपी। गुस्सा यहाँ पे और बढ़ता गया और मामला अब सिर्फ एक गांव का नहीं रहा, बल्कि ये अब पूरे राज्य का मुद्दा बन गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए, राजनीतिक बयान आने लगे और पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ने लगा। इसी बीच पुलिस ने आरोपियों के घर छापेमारी की। परिवार के बुजुर्ग को हिरासत में लिया गया और हर संभव कोशिश की गई कि किसी तरह लड़की और आरोपी का सुराग मिल सके।
मामला इतना बड़ा हो चुका था कि बड़े बड़े नेता भी इसमें कूद पड़े थे। हर कोई निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि स्थिति और ना बिगड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि रूबी कहाँ है और पारस सोम कहाँ छिपा बैठा है। उधर पारस सोम लगातार जगह बदल रहा था, पहले खतौली, फिर दिल्ली, फिर गुरुग्राम, फिर सहारनपुर। उसे भी अंदाजा हो चुका था कि मामला बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर 10 जनवरी को जब उसने एक फोन कॉल किया तो वही कॉल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। यही कॉल उसे सीधा पुलिस के जाल में ले गई और आखिरकार रुड़की स्टेशन पर उसकी गिरफ्तारी हो गई। रुड़की स्टेशन पर जैसे ही पारस सोम को गिरफ्तार किया गया और रूबी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया, वैसे ही पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। लगभग 55 से 60 घंटों तक लगातार दबाव में काम कर रही पुलिस के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर वो लड़का एक फोन कॉल नहीं करता तो शायद ये केस और लंबा खींचता और लड़की को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो जाता। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पारस सोम को हिरासत में लेकर उससे करीब 6 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। वहीं रूबी को सुरक्षित आशा ज्योति केंद्र में रखा गया ताकि वो सुरक्षित माहौल में अपना बयान दे सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अब इस केस का सच सामने आने वाला है और 11 जनवरी 2026 को कोर्ट में दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन इस केस का सबसे अहम हिस्सा था रूबी का बयान, क्योंकि वही ये तय करने वाला था कि ये अपहरण था या फिर कुछ और। पुलिस ने रूबी का बयान बेहद गोपनीय तरीके से दर्ज कराया, इतना गोपनीय कि मीडिया तक को भी इसकी भनक नहीं लग पाई। बयान को एक बंद लिफाफे में सील कर दिया गया, जिसे सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही खोला जाना था। यही कारण था कि पूरे देश में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कोई कह रहा था कि लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिया है, तो कोई कह रहा था कि उसने सच्चाई उजागर कर दी है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये सिर्फ उस बंद लिफाफे में ही कैद था। इसी बीच जब पारस सोम को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने खुद को निर्दोष बताते हुए रो रो कर अपनी सफाई दी। उसने कहा, साहब, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने किसी की यहाँ पे हत्या भी नहीं की है। हमारा प्यार सच्चा है और रूबी अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। उसकी इस बात ने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल उठने लगे कि क्या ये वाकई ही अपहरण था या फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध था और मामला कुछ और ही है। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आने लगा कि दोनों एक ही इंटर कॉलेज में पढ़ते थे और करीब 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। बताया गया कि रूबी की मां सुनीता देवी इस रिश्ते के खिलाफ थी। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पारस के साथ रहे और शादी करे, लेकिन पारस का स्वभाव जिद्दी था। वो जो ठान लेता था उसे पूरा करके ही मानता था। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि उसने पहले अपने पिता पर भी हमला किया था। ऐसे में यह शक और गहरा हो गया कि कहीं उसने अपनी जिद के चलते ही ये खौफनाक कदम तो नहीं उठा लिया। लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित परिवार और समाज के लोगों का कहना था कि यह सीधा साधा अपहरण और हत्या का मामला है। उनका आरोप था कि लड़की को जबरदस्ती ले जाया गया, उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी वजह से ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा दोनों बन गया। दलित समाज के लोग इस घटना से बेहद आक्रोशित थे और लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। यहाँ पे सभी को डर था कि कहीं लड़की पर दबाव डालकर उससे जबरदस्ती बयान ना दिलवाया जाए। वे चाहते थे कि लड़की बिना किसी डर के सच्चाई बताए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें परिवार से मिलने नहीं दिया गया। इसी दौरान एक और बड़ा सवाल यहाँ पे उठने लगा, अगर ये प्रेम संबंध था तो फिर सुनीता देवी पर हमला क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम था या इसके पीछे कोई और साजिश थी? पुलिस इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। पारस सोम के साथ साथ उसके साथियों सुनील राजपूत और अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी थी, क्योंकि ये साफ था कि ये काम अकेले नहीं किया गया था। पूरा मामला कोर्ट और पुलिस जांच पर टिका हुआ है। रूबी का बयान, पारस की दलीलें और सबूत, इन सबके आधार पर ही ये तय होना था कि सच क्या है। लेकिन एक बात साफ थी, इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। एक तरफ एक मां की हत्या, दूसरी तरफ एक लड़की का गायब होना और फिर अचानक उसका मिल जाना। ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई थी। तो दोस्तों, इस पूरी घटना का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं होता और सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आता है। ठीक वैसे ही जैसे उस ट्रेन में किया गया एक छोटा सा फोन कॉल जिसने पूरे केस की सच्चाई को उजागर कर दिया। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।